तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंजॉय करो, बाय। इस वक्त वो बड़ा व्हाइट मंकी अपने एक हाथ में रुपये शकल को पकड़कर सीधे कहीं ले जा रहा था। ऑफकोर्स वो जहाँ चल रहा था वहाँ पर एक कैंप फायर जल रहा था। थोड़ी सी लकड़ियाँ और बहुत ज़्यादा आग वहाँ पर इस वक्त जल रही थी, और उसके ऊपर में एक अजीब सा लकड़ी था जिसके ऊपर वो व्हाइट मंकी रुपेश अंकल को जाकर बांध देता है। जिसके बाद रुपेश अंकल की बॉडी धीरे धीरे काली पड़नी शुरू हो जाती है। रुपेश अंकल अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे, और वो मंकी वहीं बैठकर ये सारा नज़ारा देखने लगता है। जेन्यू वो जो अपनी जगह पर बंधी हुई थी वो रोने लगती है। हाँ, वो ताकतवर थी, लेकिन अब उसके शोल्डर में जो घाव था उसमें से भी अब खून तेज़ी से बहना शुरू हो गया था, पहले से भी ज़्यादा तेज़। और तो अब उससे कमज़ोरी भी हो रही थी, जिसका कारण अब वो बेहोश होने वाली थी। लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी अपने डैड को इस हालत में देखकर। डैड प्लीज़ देखिए, अगर हम लोग यहाँ से बच गए तो आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, जेन्यू रोते हुए कहती है। और उसके डैड उसे देखते रहते हैं। ऑफकोर्स वो ना ही कुछ कर सकते थे, ना ही जेन्यू कुछ कर सकती थी। बेटा प्लीज़, तुम कैसे भी बच के यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें जिंदा रहना होगा, रुपेश अंकल जेन्यू को कहते हैं। लेकिन कोई भी वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता था। वहाँ पर वो व्हाइट मंकी सभी को मार कर इतना कमज़ोर कर चुका था कि कोई भी उस रस्सी को तोड़ ही नहीं पा रहे थे। असल में वो रस्सी नहीं थी, वो वही काले रंग की बेल थी। वो काले रंग की झाड़ियाँ जो कि बहुत ज़्यादा सख्त और ताकतवर थी, जिससे उन्हें बांधा गया था। और उन झाड़ियों में कांटे हुए थे, जिसके कारण अगर कोई उस झाड़ियों वाले कांटों से अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता तो उल्टा उससे ही बहुत सारे कांटे चुभ जाता और वहाँ से और भी ज़्यादा खून निकलने लगता। अगले पल उन्हें किसी की कदमों की आवाज़ आती है, और वो सभी उस डायरेक्शन में देखने लगते हैं। रुपेश अंकल जहाँ तल रहे थे, मतलब जहाँ पर उनकी भुनाई हो रही थी, उसके ठीक आगे एक लड़का चलते हुए आ रहा था। सुनो, कोई है? ये सब क्या है? श्योर अचानक से ही वहाँ पहुँचता है और ये सब देख के हैरान दिखने लगता है। वो व्हाइट मंकी ये सब देखकर अपनी जगह पे खड़ा होता है, और वो ऐसे खड़ा होता है जैसे कि अब उसे एक और काम करना होगा। और वो एक ईविल सी स्माइल के साथ श्योर की तरफ बढ़ने लगता है। श्योर उस व्हाइट मंकी को देखकर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। आपको वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पीछे हट रहा था, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो। मुझे मत खाना, मैं तो बच्चा हूँ, मेरे अंदर कुछ है भी नहीं जो तुम्हें अच्छा लगेगा, और ना ही तुम्हारा पेट भरेगा। तुम्हारा इतना बड़ा पेट और मैं इतना छोटा। श्योर धीरे धीरे पीछे बढ़ते हुए कहता है। दूसरी तरफ जेन्यू अपने डैड को देख के रो रही थी। ये बच्चे भी यहाँ आ गए और हमारे वजह से ही सब कुछ हो रहा है। जेन्यू इतना कह रही थी, इतने में ही उससे कुछ महसूस होता है। उसके हाथ फ्री हो जाते हैं और वो अचानक से नीचे जाके गिरती है। लेकिन नीचे गिरने से पहले वो बीच हवा में फ्लोट करने लगती है। ऑफकोर्स वो नीचे गिरेगी तो वो आवाज़ आएगी और वो मंकी उनकी तरफ देखने लगेगा। देखते देखते जेन्यू ऊपर देखती है, लेकिन वहाँ ऊपर उसे कोई नहीं दिखता, और जेन्यू भी नीचे आ जाती है। जिसके बाद सभी वहाँ पर फ्री हो जाते हैं। देखते देखते वहाँ पर सभी फ्री हो गए थे और सभी ऊपर नीचे देख रहे थे, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। रुपेश अंकल भी ये सब देखने के बाद शांत हो जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं ताकि उन्हें भी कोई आकर फ्री कर दे। देखते देखते उन्हें भी कोई फ्री कर देता है, लेकिन जिसने भी उन्हें फ्री किया था वो बहुत ज़्यादा फास्ट और तेज था। उन लोगों को कोई भी नहीं देख पाया था। दूसरी तरफ अगले पल उन सभी के सामने मैग्रोन अपीयर होता है। हम सभी को चुपचाप यहाँ से निकलना होगा, मतलब आप सभी को। जहाँ तक है आप लोग बहुत ज़्यादा घायल हैं और धीरे ही ट्रैवल कर पाएंगे, और ये बीस्ट ये पक्का पेड़ पे चढ़ने में तो माहिर हो गई, मतलब ये हम लोग को आसानी से पकड़ सकता है अगर हम लोग धीरे भागे तो हम इसका ध्यान भटकाते हैं। आप लोग जाइए यहाँ से, मैग्रोन सभी से कहता है, और उन सभी की कोई भी बात सुने बिना वहाँ से निकल जाता है। नहीं बेटा, बच्चे रुको, रुपेश अंकल मैग्रोन को रोकते हुए कहते हैं, लेकिन जेन्यू उन्हें पकड़ लेती है। आपको वो जेन्यू इस बार अपने डैड को वहाँ से अपने सामने से जाता हुआ नहीं देखना चाहती थी। नहीं डैड प्लीज़ चलिए, इन लोगों ने हमें आज़ाद करवाया है, और हम लोग अगर इन्हें रोकेंगे तो हम ही मारे जाएंगे। जेन्यू अपने डैड से कहती है, बेटा तुम मतलब ही बन रही हो, इन बच्चों ने हमारी जान बचाई है, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। एक काम करते हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ और सभी लोग एक साथ उस व्हाइट मंकी पे हमला करेंगे, जिससे होगा ये कि उन बच्चों की मदद भी हो जाएगी। हाँ, रुपेश अंकल अपने पीछे सभी लोगों को देखते हुए कहता है, लेकिन कोई भी उनके बात के लिए राजी नहीं हो पा रहा था। ऑफकोर्स वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और उनके बॉडी से जगह जगह से खून निकल रहा था, जिससे उनकी कमजोरी और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। सही कहा, इन बच्चों ने हमारी मदद की जिनके पास कोई ताकत नहीं। थोड़ी सी ताकत होने के बावजूद इन लोगों ने हमारी मदद की, और हम लोग मैं इनकी मदद करूँगा। एक आदमी खड़ा होता है जो कि ऑफकोर्स लट्टू था। लट्टू वो नाटक कर रहा था, आपको सभी को पता चल पा रहा था।
जीन्यू ये सब देखने के बाद लट्टू के बैक साइड जाके जोरदार लात मारती है, जिससे वो आगे जाके गिरता है। ठीक है, जाओगे ना तो जाओ, और मैं भी चलूंगी साथ में, और मेरे डैड भी चलेंगे। और किसी को चलना है? जीन्यू अपने पीछे सभी को देखते हुए कहती है। और जीन्यू का चेहरा देखने के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तो लट्टू महाराज तुम सामने चलोगे? जीन्यू लट्टू से कहती है। लट्टू ही हीरो बनते हुए आगे आ रहा था ऐसे समय पर भी, तो अब उसे हीरो बन के दिखाना ही होगा। पर मेरे पास कोई ऐसा बीफ नहीं है जो कि मतलब इतना ताकतवर हो। और मतलब देखो, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। मैंने तो उस बीफ को जैसे तैसे टेम किया, उसे बहुत सारी चीज़ें दी, जब जिसके बाद वो मेरे साथ आने के तैयार हुआ था। तो वो लट्टू इतना कहते कहते पीछे बढ़ता है और गिर जाता है। आगे तो तुम ही चलोगे, चलो। जीन्यू उस लट्टू से कहती है, तुमने इसे चुना था, इस डरपोक को? रुपेश अंकल उस लट्टू का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे वो अंकल डरपोक किसे कह रहे हो? मैं बहुत बहादुर हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ मैं। ठीक है, मरना है तो यही सही, बहादुर बन के ही मरूंगा। लट्टू हल्का सा बपराते हुए कहता है। सभी लोग उसकी बात सुन पा रहे थे। ये तो लड़ने से पहले हार मान रहा है। जीन्यू के पीछे से एक आवाज आती है, सुनो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। उन बच्चों में इतनी हिम्मत हो सकती है तो हमें नहीं? हाँ चलो, हम दिखाते हैं उन्हें, उस मंकी को। पीछे वाले लोग भी ये कहते हैं और सभी लोग एक साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ वो व्हाइट मंकी धीरे धीरे शॉ की तरफ बढ़ रहा था। हाँ देखो, सच में मेरे पास वो मतलब भाई क्या बोल रहा हूँ मैं यार। ठीक है, हमारा काम हो गया। श्योर इतना कहता है और देखते देखते पीछे भागने लगता है। लेकिन उस मंकी को कुछ समझ नहीं आता। ऑफकोर्स श्योर पीछे देखने के बाद ये बोल रहा था कि उसका काम हो गया, इससे मंकी भी जल्द से जल्द अपने पीछे मुड़ता है, जहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। जिसके बाद वो व्हाइट मंकी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके सामने जो श्योर था वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अगले ही पल उसके नीचे की ज़मीन हिलने लगती है और देखते देखते वो अपने आधे शरीर के साथ सीधा ज़मीन के नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो व्हाइट मंकी तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं क्यों जमीन के नीचे एक अजीब सी नीली रोशनी थी जो कि उसे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। हाँ, वो उसका कुछ नुकसान तो पहुंचा नहीं पा रही थी, लेकिन हाँ वो उसे ऊपर भी नहीं आने दे रही थी। अगले ही पल उस व्हाइट मंकी को अपने सामने एक लड़का दिखता है, जिसके हाथ में एक अजीब सी डार्क स्मोक से घिरी हुई एक स्वॉर्ड थी। उसे स्वॉर्ड भी नहीं कहा जा सकता, वो एक ब्लेड थी। श्योर दूसरी तरफ अपने डार्क स्कल ब्लेड के साथ उस व्हाइट मंकी के पास आ चुका था। वो व्हाइट मंकी अपने हाथों को सिर्फ एक हाथ को मूव कर सकता था, उसका एक हाथ अभी नीचे फंसा हुआ था, जिसके कारण वो व्हाइट मंकी अपने हाथों को सीधे घुमाकर शॉ की तरफ घुमा देता है। और क्योंकि वो व्हाइट मंकी वो शॉ से ज़्यादा ताकतवर था, तो ऑफकोर्स उसका अटैक शॉ के पास पहुंच ही जाता है। शॉ ने पूरी कोशिश की थी उस मंकी के अटैक को डॉज करने की, लेकिन वो डॉज कर नहीं पाया था। वो ऐसे दुश्मनों से पहली बार लड़ा था जो कि ताकतवर और फुर्तीले दोनों हों, लेकिन फिर भी शॉ हार नहीं मानता। ऑफकोर्स ये उसका प्लान था। देखते देखते उस व्हाइट मंकी को अपने सर के बगल में बहुत ज़्यादा महसूस होता है। वो अपने सर के पीछे हाथ डालता है जहाँ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, और पीछे एक और लड़का खड़ा था जिसने हूबहू वैसे ही ब्लेड के साथ उसके सर के पीछे के हिस्से को काट के रख दिया था जहाँ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। वो मंकी अपने सर को पीछे मोड़ के देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों पे दूसरी तरफ से मतलब सामने से जहाँ पर शॉर घायल पड़ा हुआ था, वो अचानक से अपने डार्क ब्लेड के साथ उसकी आंखों पर हमला कर देता है और उसका डार्क स्कल ब्लेड सीधे उस व्हाइट मंकी की आंखों में घुस जाता है, जिससे उस व्हाइट मंकी को बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है। देखते देखते उस व्हाइट मंकी की आंखों से काले रंग की स्मोक बाहर आनी शुरू हो जाती है। ये काम हो रहा है, मतलब ये काम कर रहा है क्या? श्योर मैगरॉन्स कहता, मुझे क्या पता। इतना कहने के बाद, क्योंकि उस मंकी ने अपने उस हाथ को उस डार्क स्कल ब्लेड की तरफ घुमा रखा था ताकि वो उसे निकाल सके अपनी आंखों से, इसलिए मैगरॉन के पास टाइम था उसकी दूसरी आंख पर अटैक करने का। मैगरॉन करता भी यही है और वो अपने दूसरे डार्क स्कल ब्लेड को सीधे उस मंकी की दूसरी आंखों में घुसा देता है। और देखते देखते अब वो बीस्ट, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अब वो देख सकता है और ना ही कुछ कर भी सकता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। और अब तो उसके सर भी, उसमें भी काला रंग दिखना शुरू हो गया था। उस व्हाइट मंकी के सर में जो बाल थे वो धीरे धीरे काले पड़ रहे थे, और तो और उसका सर भी काला पड़ते जा रहा था, मतलब वो डार्क पावर उसके सर पे इफेक्ट कर रही थी। अब कम हो जाएगा। श्योर इतना कह ही रहा था, इतने में ही मोटे कीड़ी की स्पेस वाली एलिमेंट की पावर खत्म हो जाती है। अब वो भी उसी लिमिट में इस्तेमाल कर सकता था, और देखते ही देखते वो मंकी आज़ाद हो जाता है और सीधे ऊपर जंप लगा देता है, वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों में। देखते देखते शॉर के भी पूंछ निकल आती है और शॉर मनी के जीन्स को अपने साथ कंबाइन कर लेता है, और मैगरॉन वो भी उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगले ही पल उन्हें कुछ आवाज़ें आती है जिससे वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। शॉर तुम ठीक तो हो? रुपेश अंकल अचानक से शॉर के पास आते हैं और उससे कहते हैं, अजी अंकल मैं ठीक हूँ, वैसे वो व्हाइट मंकी उसे हमने चकमा दे दिया है, तो अब वो यहाँ नहीं है, तो हम लोग वापस चल सकते हैं। श्योर उन सभी से कहता है, हाँ ठीक है चलते वापस। रुपेश अंकल श्योर से कहता है और उसे अपने साथ खींच कर ले जाने लगते हैं, लेकिन मेरा एक काम बाकी है, घबराई मत, मुझे वैसे कुछ होगा नहीं। श्योर उनसे अपने हाथों को छुड़वाते हुए कहता है, तुम बकवास कर रहे हो,
चलो मेरे साथ। जिन्यू श्योर के हाथों को पकड़ कर खींचते हुए कहती है, लेकिन मैं वो, अरे यार ठीक है चलते हैं। श्योर जिन्नू से कहता है। जिसके बाद श्योर मैग्रॉन का चेहरा देखता है। उसके बाद मैग्रॉन चुपचाप वहां से खिसकने लगता है ताकि वो ऑफकोर्स उस वाइट मंकी को मार के कम से कम उसका नीड को लिक्विड हासिल कर ले। लेकिन अगले एक पल लट्टू मैग्रॉन का हाथ पकड़ता है। अरे चलो दोस्त, बस तुम लोगों ने बहुत ज्यादा बहादुरी का काम दिखाया है, मेरे जैसे ही मैं भी तुम्हारी उम्र में बिल्कुल ऐसा ही था। लट्टू सभी से कहता है और सभी लोगों से ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं, हाँ घिन बड़ी नजर के साथ। ऑफकोर्स लट्टू वहां आकर क्या क्या कर रहा था वो सभी को अच्छे से पता था। जब ये सभी व्हाइट मंकी के हाथों पकड़े गए थे तो लट्टू यहाँ पर पागलों की तरह जीन्यू जीन्यू चिल्लाते हुए आ गया था। हाँ ऑफकोर्स उससे प्यार करता था, उसने साबित कर दिया था, लेकिन बहादुर नहीं था वो, ये तो उसने कंफर्म कर दिया था। दूसरी तरफ वो लोग जा ही रहे थे ट्रे में, उन सभी को आसमान से एक आवाज आती है, एक अजीब सी दहाड़। जिसके बाद सभी लोग आसमान में देखते हैं और एक व्हाइट मंकी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। हाँ उसकी आंखों से अब भी वो व्हाइट स्मोक निकल रही थी, लेकिन उस व्हाइट मंकी की आंखों के अंदर अब वो डार्क स्कल ब्लेड नहीं था, मतलब उस मंकी ने उन्हें निकाल लिया होगा। लेकिन हाँ ये तो देख के लग रहा था कि वो व्हाइट मंकी देख नहीं सकता। तो उसी तब श्योर और मैग्रो नीचे देखते हैं जहाँ पर जंगल के अंदर से एक अजीब सी ब्लैक स्मोक चलते हुए श्योर के पास और मैग्रो के पास आ रही थी। वो स्मोक श्योर और मैग्रो के पास आती है और देखते देखते वो डार्क स्कल ब्लेड का रूप ले लेती है और श्योर और मैग्रो के हाथों में पहुंच जाती है। जिसके बाद देखते देखते वो व्हाइट मंकी अचानक से श्योर और मैग्रो के सामने आकर उसे पंच मार देता है। देखते देखते उसके पंच में फायर दिखनी शुरू हो जाती है। श्योर बाकी सभी लोगों को धक्का देकर अचानक से ही पीछे कूदता है और देखते देखते श्योर के सामने उसका रेड मंकी आ जाता है, जो कि उस व्हाइट मंकी के पंच पे अपना पंच मार देता है। और देखते देखते रेड मंकी भी अपना पंच उस व्हाइट मंकी के पंच पे डिलीवर करने से पहले अपने एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करता है। और एलिमेंट देखते देखते फायर जो कि रेड मंकी को जला रही थी और रेड मंकी जो कि अपने एलिमेंट का इस्तेमाल करके पूरी धरती को हिला रहा था, मतलब नीचे की जमीन को पूरी तरीके से वाइब्रेट कर रहा था, जिससे उस मंकी का सर वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगता है, जिसके कारण अब वो ठीक से कुछ सुन नहीं पा रहा था। हाँ रेड मंकी वो पूरी तरीके से झुलस गया था, इसलिए ईश्वर उसे वापस अपने नीरुकों में वापस भेज देता है। हमारे पास आखिरी मौका है, ये हमारी आवाज़ सुन सकता है, लेकिन हम लोग अगर इसके पास दौड़ के भी जाएंगे तो भी ये हमें सेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स ज़मीन हिल रही है और ज़मीन हिलते हुए अगर हम उससे चलेंगे तो ये हमें सुन नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी ज़मीन हिल रही है। तो श्योर मैग्रोन को कहता है, अगले पल दोनों तेज़ी से दौड़ते हुए उस व्हाइट मंकी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन दोनों बच्चों की मदद करते हैं। लट्टू रुपये संगल से कहता है, अच्छा तुम करो ना, साफ दिख रहा है कि ये दोनों बच्चे उस मंकी से लड़ पा रहे हैं, तो हम क्यों बीच में घुसे। हाँ वैसे हम लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी उतनी ताकत है नहीं। रुपये अंकल हैरानी से श्योर और मैग्रोन को देखते हुए कहते हैं, वैसे मानना पड़ेगा ये ताकतवर तो है, ये हमसे बस एक लेवल ये एक लेवल ही ऊपर है ना। श्योर मैग्रोन से कहता है, पता नहीं, ये शायद जेब्रॉन लेवल 3 या 4 पे होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। ये हमसे एक लेवल ऊपर होता तो हमें ये इतना ज़्यादा टक्कर नहीं दे पाता। हमने प्राचीन बीस्टों का नीरो को लिक्विड इस्तेमाल किया, जिससे हमारी स्ट्रक्टिंग पावर्स बहुत ज़्यादा प्योर है और हमारी ताकत प्राचीन बीस्टों के हिसाब से है। मतलब ये इस समय का बीस्ट है तो कम से कम इसकी ताकत जेब्रॉन लेवल 4 तो होगी। हाँ जेब्रॉन लेवल 3 का बीस्ट हमें टक्कर नहीं दे पाएगा इस दुनिया में, मतलब इस समय में। मैग्रोन भी श्योर से कहता है और श्योर समझ जाता है कि इस बीस्ट की ताकत जितनी भी है वो जेब्रॉन लेवल 4 से नीचे तो बिल्कुल नहीं है। देखते देखते श्योर और मैग्रोन उस बीस्ट तक पहुंचते हैं और देखते देखते श्योर के हाथों में 2 रंग बिरंगी बिजलियां दिखने लगती हैं, जो कि देखते देखते एक बड़ा सा गदा का रूप ले लेती हैं। वो बड़ा सा गदा देखने में पूरी तरीके से ठंडा से बना हुआ लग रहा था। दूसरी तरफ मैग्रोन के हाथों में गोल्डन रोशनी चमकती है और गोल्डन रोशनी से वो एक अजीब सा पंच बनाता है, जो कि ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। देखते देखते श्योर अपने बड़े से गदा से सीधे उस व्हाइट मंकी के सर पर हमला करता है, जिससे उस व्हाइट मंकी के पूरे बॉडी में करंट दौड़ जाता है। वो गदा सीधे जाकर उस व्हाइट मंकी के सर पर फट गया था और श्योर भी बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरा था। और मैग्रोन उसने भी अपने पंच को उस मंकी के पेट पर डिलीवर किया था, इसके कारण उस मंकी को बहुत ज़्यादा शॉक लगा था और मैग्रोन के पंच के बाद वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरा था। लेकिन इससे पहले कि वो व्हाइट मंकी ज़्यादा दूर जाके गिरता, उससे पहले ही उस व्हाइट मंकी के ठीक पीछे एक क्रिस्टल बॉल आ जाती है, जिससे टकरा कर वो व्हाइट मंकी वहीं गिर जाता है उन सभी के सामने। वो जिस फोर्स के साथ तेजी से पीछे जा रहा था, उस फोर्स के साथ अगर वो दूर जाके गिरता तो फिर ज़्यादा चोट नहीं आती, लेकिन इस कमाल की फोर्स के साथ वो अचानक से ही एक क्रिस्टल बॉल से टकराया था, जिसके कारण वो सारी फोर्स जो उसके पूरी बॉडी के ऊपर थी, उस दीवार से टकराने से वो पूरी फोर्स उसके पूरे बॉडी पर अप्लाई हुई थी, जिससे अब उस व्हाइट मंकी के मुंह से खून निकल रहा था। वाह कौन हो तुम लोग। वो व्हाइट मंकी अपने सर को लेफ्ट राइट करते हुए और अपने सर को ऐसे मारते हुए जैसे कि उसे चक्कर आ रहे हो वो कहता है। ऑफकोर्स इसकी बात श्योर और मैग्रोन ही समझ सकते थे। श्योर अपने मन से ही
वैसे हमें बस तुमसे तुम्हारा न्यूरोलिक्विड लिक्विड चाहिए। तुम जिंदा बचना चाहो तो बच सकते हो, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। श्योर उसी व्हाइट मंकी को देखते हुए कहता है। श्योर सच में हैरान था। श्योर और बैकग्राउंड के इतने ज्यादा ताकतवर हमलों को सहने के बाद ये मंकी अब भी अपने पाँव पे खड़ा हो पा रहा था। ऑफकोर्स इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो पा रहा था। तुम्हें अपना न्यूरोलिक्विड लिक्विड दो, भाड़ में जाओ। इतना कहने के बाद अचानक से वो व्हाइट मंकी अपने हाथों को, जिसमें आग जल रही थी, उससे जमीन से जाकर टिका देता है। वो अपने हाथों को सीधे जमीन पर रखता है और देखते देखते जहाँ पर उसका हाथ था वहाँ की जमीन धीरे धीरे लाल होनी शुरू हो जाती है और उस पर क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। और देखते देखते उन क्रैक्स से काफ़ी ज़्यादा आग निकलनी शुरू हो जाती है और वो क्रैक्स धीरे धीरे श्योर और पीछे लोगों के पास बढ़ रहे थे। श्योर ये सब देखने के बाद समझ जाता है कि क्रिस्टल बॉल को बुलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जल्द से जल्द श्योर पीछे मुड़ता है और उन सभी को पकड़ कर मनी के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता है और आसमान में कूद जाता है और बाकी लोगों को मैग्रॉन अपने साथ हवा में ले जाता है, हाँ कूदने की एक्टिंग करते हुए, जिससे वो सभी लोग बच जाते हैं। दूसरी तरफ श्योर उन सभी को सिर्फ जगह लैंड करवाता है और देखते देखते एक लंबी जंप लगाने के बाद मैग्रॉन और श्योर दोनों फिर से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो व्हाइट मंकी खून की उल्टियाँ कर रहा था, अपनी जगह पे गिरा हुआ था। उसकी नज़र में बाकी सभी सामने जो थे वो मर चुके हैं क्योंकि वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। श्योर बस इतना कहता, तुम जिंदा बच गए कैसे? मेरे सामने से आज तक कोई नहीं बच पाया, तुम कैसे जिंदा बच सकते हो? वो व्हाइट मंकी श्योर से कहता है, देखो वैसे तुम मुझे पसंद आए, तुम चाहो तो मेरे सामने सरेंडर कर सकते हो, तुम ठीक भी हो जाओगे और मैं तुम पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाऊंगा। श्योर उस व्हाइट मंकी को देखते हुए कहता, ठीक है मेरे पास आओ, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा पालतू बीस्ट बन जाऊंगा। वो व्हाइट मंकी श्योर से कहता है और श्योर भी नॉर्मली उस मंकी के पास जाके खड़ा हो जाता है। ठीक है, श्योर उस व्हाइट मंकी से कहता है और देखते देखते वो व्हाइट मंकी श्योर के सामने झुकने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने सर को पूरी तरीके से श्योर के सामने झुका पाता, अफकोर्स वो झुकने के बाद भी श्योर का नहीं होने वाला था क्योंकि वो श्योर को पसंद नहीं करता था। देखते देखते वो व्हाइट मंकी अचानक से खड़ा होता है और उसके हाथ किसी पंच में बदल के सीधे श्योर के तब बढ़ जाते हैं, लेकिन उस व्हाइट मंकी का पंच कहीं लगता नहीं है। जैसे कि उसने श्योर पर हमला तो किया लेकिन वो पंच श्योर को लगा ही नहीं। वो मंकी अब घबराने लगता है क्योंकि अब उसे अपनी मौत अपने सामने साफ साफ दिख रही थी, बिना आंखों के भी। वैसे प्लान तो अच्छा था लेकिन मैं उल्लू नहीं हूँ, श्योर इतना कहता है। अगले ही पल उस मंकी के सर उसके बॉडी से ही अलग हो जाता है, जिसके बाद श्योर और मैग्रॉन उस मंकी के न्यूरोलिक्विड लिक्विड को ले लेते हैं। तो लेवल अप ये करने का यही इरादा है क्या? मतलब सोच लो। श्योर मैग्रॉन से कहता, चलो यही कर लेते हैं। इसकी ताकत सच में ज़्यादा थी लेकिन यहाँ के रीडर्स जितनी नहीं। हो सकता है कि जेब्रॉन लेवल 4 ये उसकी शुरुआत पे ही हो सकता है कि जेब्रॉन लेवल 5 वो बहुत ज़्यादा ताकतवर वाले लेवल हो, लेकिन जेब्रॉन लेवल 4 वाले लेवल वाले बीस्ट यहाँ पर इतनी आसानी से मिल गए हमें, तो लेवल कहीं उन टीम लीडर्स के लेवल ज़्यादा तो नहीं। मैग्रॉन श्योर से कहता है, क्या पता, वैसे हमें पता नहीं क्योंकि बाकी लोग भी इस बीस्ट को यहाँ देख के बहुत ज़्यादा हैरान दिख रहे थे, जैसे कि उन्होंने इस बीस्ट का यहाँ होना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हो सकता है कि जेब्रॉन लेवल 4 मिलना इतना आसान भी ना हो और हमें ये मिल गया हो और हम लकी हैं। श्योर मैग्रॉन से कहता, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग रात में ही करेंगे, वैसे भी अब बहुत समय बीत चुका है और रात भी होने वाली है, तो वापस चलते हैं। श्योर मैग्रॉन से कहता, जिसके बाद देखते देखते वो लोग वापस निकल जाते हैं। वो बाकी सभी से मिलते हैं और बाकी सभी के साथ वो लोग धीरे धीरे सिटी पहुंच जाते हैं। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें किसी को बताएंगे नहीं। हमारे बारे में आपको बाद में सब कुछ पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए श्योर इतना कहता हूँ, सभी को बाय करके वहाँ से चला जाता है। रुपेश अंकल, क्या लगता है ये लोग कौन थे? रुपेश अंकल के पीछे से एक आदमी कहता है, हाँ डैड, ये लोग आखिर थे कौन? हमें तो ये बच्चे ही लगे और इनकी ताकत भी नॉर्मल थी पहले ना, तो इसने जेब्रॉन लेवल 4 वाले बीस्ट को कैसे मार दिया? जहाँ तक जेब्रॉन लेवल 4 लेवल 5 बहुत ज़्यादा रेयर है इस जंगल के अंदर, पता नहीं वो बीस्ट वहाँ पहुँचा कैसे, लेकिन वहाँ पर उसकी लाश तो थी। मैं छिप कर गई थी उस बीस्ट को देखने के लिए जहाँ पर वो बीस्ट बेरहमी से मार दिया गया था इन दोनों की तरफ से, और उस मैग्रॉन के पॉकेट में उस बीस्ट का लिक्विड भी था। और जिन्यू थोड़े डरते हुए और भारी टोन में कहती है, बच्चों जो भी है ये दो बच्चे बहुत ज़्यादा अलग है, ये बीस्ट तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस लड़के ने अपने बीस्ट को बाहर बुलाया था, लेकिन ये बच्चे खास हैं क्योंकि उसके पास ठंडा एलिमेंट वाली पावर है और उस दूसरे बच्चे के पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता। हो सकता है कि वो प्राचीन एलिमेंट्स में आता हो, मतलब जो लोग प्राचीन समय में
अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स वगैरह जनरेट करते थे। और अभी के समय में कोई भी उन एलिमेंट को जनरेट नहीं कर सकता है, तो हो सकता है वो उन एलिमेंट्स में से हो। और ऐसे बच्चे हमेशा खास ही निकलते हैं। हाँ, टैलेंट की कमी तो धरती ग्रह पर नहीं है, लेकिन ये दोनों बच्चे जिन्होंने इतने से उम्र में नीरो को जनरेट किया और इतनी ताकत हासिल कर ली, ये लोग सच में बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। रुपये सकल शोर और मैग्रॉन को वहाँ से जाते हुए देखते रहते हैं। दूसरी तरफ शोर और मैग्रॉन अपने रूम में पहुंच चुके थे, और रूम में पहुंचने के बाद देखते देखते रात के 12 बजते हैं और शोर और मैग्रॉन वापस उस अजीब से महल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ की राजकुमारी रुटी थी। चलो देखते हैं उस फ्रूट फ्रूट का क्या सीन है। शोर मैग्रॉन से कहता है, और देखते देखते वो लोग दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाज़ा खोलते ही शोर के सामने एक लड़की खड़ी थी, जो कि शोर से थोड़ी छोटी लग रही थी, और सच में वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी और क्यूट लग रही थी। उसने अपने सर पे एक छोटा सा ताज पहन रखा था, और देखते देखते वो शोर को बाहर आता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान दिखने लगती है।